सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक लंबे गैप के बाद हम लोग वापस से रिज्यूम कर रहे हैं। सो आई होप आप लोगों की होली अच्छी रही होगी। और ऑब्वियसली अब हम लोग एक एक कर करके जो जियो मॉर्फोलॉजी के सेक्शंस हैं वो देखेंगे। एक पार्ट हम लोग का लगभग कंप्लीट हुआ है ज्योग्राफी फंडामेंटल में, जिसमें मैंने बेसिकली जो बातें करी हैं वो रिलेट करता है। जो इनिशियल ज्योग्राफी है उससे मैंने कुछ फिजिक्स के कंसेप्ट्स भी बताए, मैंने बात करी हैं जहां हम लोग स्पेस के बारे में और कुछ अदर रिलेटेड कंसेप्ट्स को पढ़े हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में। और जियोमॉर्फोलॉजी के बेसिकली चैप्टर की शुरुआत हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से करते हैं। सो आज एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जियोमॉर्फोलॉजी का, जहां हम समझेंगे। और आप में से ज्यादातर छात्र यहाँ से इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्लास शुरू करना चाह रहे थे, तो उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से अगर आप पढ़ते हैं पूरा का पूरा जियोमॉर्फोलॉजी आपको समझ में आएगा। एक और बात जो मैं इस क्लास के साथ करने वाला हूँ वो ये कि अब मैं क्लास के ड्यूरेशन को कम करने वाला हूँ, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम में कई सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेजेस भी आया था, और मैं इसी के लिए बेसिकली थोड़ा समय लिया ताकि मैं प्लान कर सकूं क्लास को कि लंबा रिटेंशन है वो मोबाइल पे या टीवी पे या लैपटॉप पे वो जो देख रहे हैं नहीं हो पाता। रीजन बीइंग कि आई स्ट्रेन होने लगता है, बिकॉज यहाँ वर्ड्स भी पढ़ने होते हैं। दो मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। तो मैंने अब ये भी कोशिश करी है कि पीडीएफ में साथ साथ शेयर कर दूं कि जब आप क्लासेस लें उसी समय आपके पास पीडीएफ भी अवेलेबल हो। तो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी शुरू करेंगे। और जैसा मैंने बताया है कि अब मैं क्लास का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं रखूंगा। एट मैक्स मैंने सोच रखा है कि 30 मिनट से ज्यादा का क्लास ड्यूरेशन नहीं होगा। इससे होगा ये, चूंकि मेरा जो जनरल लेक्चर हुआ करता था वो लगभग 150 घंटे, 1.5 घंटे का बेसिकली लेक्चर होता था। और 1.5 घंटे के लेक्चर में फिर मुझे 82 90 लेक्चर्स लगते थे, पूरा का पूरा ज्योग्राफी, जिसमें बिहार ज्योग्राफी एंड अदर सच पार्ट्स जो यूजुअली कहीं नहीं पढ़ाया जाता, इग्नोर कर देते, प्लस एनवायरमेंट इकोलॉजी, इन सबको ऐड कर करके। लेकिन चूंकि अब मैं इस ड्यूरेशन को बेसिकली बांट दूंगा, जो 1.5 घंटे का सेशन है वो बढ़ करके बेसिकली 30 मिनट के सेशंस में हो जाएगा, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली हमारे नंबर ऑफ लेक्चर्स जरूर बढ़ेंगे। ड्यूरेशन उतना ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ लेक्चर्स मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा। और मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर करके भी चैप्टर्स लेके आऊंगा। जैसे ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 9 का पार्ट 1 है, इसके बाद चैप्टर 9 का पार्ट 2 आएगा, और इस तरीके से चैप्टर 9 एक टॉपिक को हम लेकर के चलेंगे। तो टॉपिक वाइज हम लोग सेग्रीगेट के ये रहेंगे। मैं इसको एक पीडीएफ में बना करके आप लोगों से शेयर भी करना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों के पास भी प्लान ऑफ लेक्चर रहे। क्वेश्चंस आप लोगों के नहीं अराइज हो रहे हैं, ये या तो आप लोग ध्यान दे करके पढ़ नहीं रहे, या फिर मैं सही से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। दोनों में से कुछ एक जरूर हो रहा है, जिस कारण से क्वेश्चंस अराइज नहीं हो पा रहे। तो मैं चाहूंगा कि आप इंटरेक्ट करें मुझसे। आप सभी के पास मेरा नंबर भी है, तो आप इंटरेक्ट कर करके बेसिकली कोई भी इश्यूज है ज्योग्राफी से रिलेटेड तो मुझसे बात करें। कुछ स्टूडेंट्स ने इधर कुछ क्वेश्चंस भी लिख करके दिया था, मैंने उन्हें चेक करके रिटर्न भी किया है। मैं यूजुअली से जनरल प्रोफाइल पे नहीं देना चाहता, और मुझे काफी इंकरेजमेंट मिलता है। तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, आप जब हमसे पूछते हैं, आई फील सेटिस्फाइड। तो हमेशा इसके लिए तैयार रहें। चलिए वापस से हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। शुरुआत हम लोग करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है ज्योग्राफी में। जियोमॉर्फोलॉजी दो वर्ड से बना है, जियो और मॉर्फोस। जियो का मतलब होता है अर्थ, एंड मॉर्फोस का मतलब होता है चेंज, बदलाव। तो अर्थ में क्या क्या बदलाव है, इसी की स्टडी हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के सेक्शन में करने वाले हैं। क्यों जियोमॉर्फोलॉजी जो है फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी माना जाता है, ध्यान रखना। जियोमॉर्फोलॉजी, वैसे ज्योग्राफी के अलग अलग पार्ट है, हम हाइड्रोलॉजी भी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कैसे वाटर साइकिल चलता है और बाकी सारी चीजें। हम बेसिकली पीडियोलॉजी भी पढ़ने वाले हैं, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, बायो जियो केमिकल साइकिल। कई ब्रांचेस को ज्योग्राफी में बांटा गया है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं जो मेजर ज्योग्राफी के ब्रांचेस हैं, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी आता है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी रखते हैं, बायो जियोग्राफी रखते हैं, क्लाइमेटोलॉजी रखते हैं, सोइल ज्योग्राफी रखते हैं, मैथमेटिकल ज्योग्राफी रखते हैं। ये सारे ब्रांचेस हैं ज्योग्राफी, लेकिन इन सब का बेस ब्रांच जियोमॉर्फोलॉजी। इनफैक्ट हम लोग अभी आगे जैसे पढ़ेंगे जाएंगे, इसी ब्रांच से सारे ब्रांच निकल करके आते हैं। और अगेन फिर यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में भी, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल। खैर ये अभी फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं, जब मैं ह्यूमन ज्योग्राफी देखूंगा मैं इसकी चर्चा करूंगा। तो जियोमॉर्फोलॉजी को क्यों फाउंडेशन माना जाता है, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसी से हमें आगे समझ में आएगा कि हमारा अर्थ जो है वो कैसे फॉर्म हुआ। और अर्थ में जो जियोमॉर्फोलॉजी, जैसा मैंने बताया, जियो का मतलब अर्थ हो गया, मॉर्फोस का मतलब चेंज हो गया। तो हमारे पृथ्वी में क्या क्या बदलाव हुए,
उन बदलावों को ही पढ़ना जियोमॉर्फोलॉजी है। जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, देयर प्रोसेसेस, हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर। देखो चार वर्ड है। लैंडफॉर्म, क्या क्या लैंडफॉर्म है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ खाई है, देयर प्रोसेसेस, कैसे बने वो, या कैसे उनमें बदलाव, दोनों प्रोसेस में दोनों चीज आता है, उनका फॉर्मेशन, उनकी हिस्ट्री आ जाती है, और उनका स्ट्रक्चर आ जाता है। बिकॉज हिस्ट्री कैसा रहा था और अभी कैसा है, ये सब बेसिकली प्रोसेस पे डिपेंड करता है। इट इज द फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी, बिकॉज क्यों है, ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस एंड लैंडफॉर्म शेप दैट सरफेस। लैंडफॉर्म ही अर्थ के सरफेस को बनाता है। जब हम अर्थ सरफेस की बात करते हैं, तो या तो आप किसी बेसिकली फ्लैट लैंड की बात कर रहे हैं, आप प्लेन्स की बात कर रहे हैं, माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, वैली की बात कर रहे हैं, किसी न किसी लैंडफॉर्म को ही तो आप पृथ्वी पे देखते हैं। तो लैंडफॉर्म की स्टडी ही जियोमॉर्फोलॉजी में हम करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंडफॉर्म, देयर इवोल्यूशन एंड देयर इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड ह्यूमन एक्टिविटी। सारा स्रोत यही है भाई। अगर लैंडफॉर्म समझ में आए तो लैंडफॉर्म के ऊपर जो एक्टिविटी है, कैसे लैंडफॉर्म, जैसे पहाड़ है, पहाड़ पे अलग तरह का काम होता है, नदियां बहती हैं अलग तरीके से बहती हैं। अगर प्लाटू है तो नदी अलग तरह से बहती है। अगर प्लेन्स है तो नदी अलग तरह से बहती है। मतलब जितने भी फैक्टर हैं हमारे अर्थ में, चाहे हवा हो या पानी हो, ये सब फैक्टर, ये जो एजेंट ऑफ नेचर है, ये सब इसी पे डिपेंड करते हैं कि भैया लैंडफॉर्म कैसा है। इसलिए की है, लैंडफॉर्म के हिसाब से सारे एजेंट का बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो अगर पहाड़ पे हवा चल रही है तो अलग तरीके से चलती है, प्लेन्स पे चलती है तो अलग तरीके से चलती है, ओशियंस पे चलती है तो अलग तरीके से चलती है। और इन सबको हम लोग स्टडी करते हैं इसमें। ऑल अदर ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी स्टेम फ्रॉम जियोमॉर्फोलॉजी। मैंने कहा है जितनी भी ब्रांचेस है ज्योग्राफी की वो यहीं से निकलती। क्लाइमेटोलॉजी, लैंडफॉर्म इन्फ्लुएंस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड क्लाइमेटिक पैटर्न। अगर क्लाइमेटोलॉजी की बात करें, हम इसके आसपास के एनवायरनमेंट की बात करें, अर्थ के चारों ओर जो एटमॉस्फेयर उसकी बात करें, तो एटमॉस्फेयर जो किसी एक जगह पे होता है, जैसे अभी हम लोग जब एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, बात करेंगे हाइट पे, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड डिटरमाइन बेसिकली कि किस तरीके से एक जगह का टेम्परेचर रहेगा, किस तरह से प्रेसिपिटेशन रहेगा। पहाड़ है, पहाड़ में कैसा टेम्परेचर रहेगा, या पठार है, वहां कैसा टेम्परेचर रहेगा। हाइड्रोलॉजी, रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर मूवमेंट डिपेंड ऑन टेरेन एंड जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो ग्राउंड वाटर मूवमेंट कैसा होगा, जमीन के अंदर कितना, आप किसी क्षेत्र में आपने देखा है, बिहार में ही, नॉर्थ बिहार में पानी बहुत नजदीक है ग्राउंड वाटर में, साउथ बिहार में पानी बहुत नीचे है। अब ये डिफरेंस क्यों है, यहाँ की जियोमॉर्फोलॉजी के कारण। तो नॉर्थ बिहार की जियोमॉर्फोलॉजी, नॉर्थ बिहार का लैंडफॉर्म और साउथ बिहार के लैंडफॉर्म में चेंज है। जब मैं बिहार ज्योग्राफी लूंगा, मैं इसे बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। फिर बायोजियोग्राफी, जिसमें फ्लोरा फौना डिस्ट्रीब्यूशन इज शेप्ड बाय लैंडफॉर्म। बायोजियोग्राफी में हम डिफरेंट फॉर्मेशंस पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से जो बायो लाइफ है, ज्योग्राफी जो इन्वायरमेंट है उससे प्रभाव। बायो, देखो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जिसमें आप अगर संधि विच्छेद कर ले, तो आपने अगर किसी टर्म को तोड़ करके समझ लिया तो आपका काम वहीं पे हो जाता है। तो बायो जियोग्राफी फ्लोरा एंड फौना डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा शेप किया जाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी सेटलमेंट पैटर्न, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डिक्टेटेड बाय टोपोग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी भी, इनफैक्ट ह्यूमन ज्योग्राफी, हम इंसान वहीं बसते हैं आज भी। हमारा नेचर, जरूर हम लोग थोड़ा टेक्नोलॉजिकली savvy हो गए, टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगते हैं, लेकिन हमारा नेचर आज भी, जो बेस नेचर है वो यही है। आज भी हमारा वही जद्दोजहद है, रोटी कपड़ा मकान जो पहले था। और ये रोटी कपड़ा मकान हमारे प्रभावित होता है हमारे इन्वायरमेंट से। तो जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसमें कहाँ कैसे लोग पैटर्न्स की सेटलमेंट में बैठते हैं। अब हम बात करेंगे हेट्रोआइजेशन का, हम बताएंगे कि कैसे एक कम्युनिटी या रिलीजन या लैंग्वेज या डायलेक्ट की मदद से लोग एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन सब की बात करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द पास्ट जियोलॉजिकल इवेंट हेल्प अस प्रेडिक्ट फ्यूचर चेंज। इनफैक्ट जियोमॉर्फोलॉजी की मदद से हम, जियोमॉर्फोलॉजी एक पैटर्न बनाता है। जहां पहाड़ है, हमने देखा पहाड़ के ऊपर, हिमालय के ऊपर फॉसिल मिल रहे हैं मछलियों के। अब मछलियों के फॉसिल मिल रहे हैं, तो मछली पहाड़ घूमने तो नहीं गई, तो मछली पहाड़ क्यों चली भाई। हाँ, वो वाला बात नहीं है, चींटी पहाड़ चले मरने के वास्ते, वो वाला बात यहाँ नहीं है। मछली पहाड़ मरने के लिए तो नहीं गई थी। क्यों गई थी भाई मछली पहाड़? मछली पहाड़ गई थी क्योंकि टेक्निकली वो जहाँ पे आज पहाड़ है, वहां पे पहले समुंदर था। तो हिमालय में और कई ऐसे बेसिकली माउंटेन्स हैं जिन्हें हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। तो मतलब क्या कि फोल्ड माउंटेन्स का ओरिजिन सेडिमेंट से हो रहा है जो समुंदर के अंदर है। और ये आपको कई फोल्ड दुनिया में पूरे
फोल्ड माउंटेन अभी मैं मैप वर्क शुरू करूंगा, पढ़ाऊंगा कि भाई साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका कहाँ कहाँ फोल्ड माउंटेन है, और इन सब जगह आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। दैट इज स्टडिंग प्लेट टेक्टोनिक्स एंड सेस्मिक एक्टिविटी हेल्प इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। सो अगर आप जियोलॉजिकल इवेंट को प्रेडिक्ट कर पाते हैं और इसकी मदद से अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी को अच्छे से समझते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हमारी पृथ्वी में पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में कहाँ माउंटेन्स बने, कहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस है, कहाँ पे दरार है, और जहां जहां दरार है वहां वहां अर्थक्वेक आ सकते हैं, वहां वहां सेस्मिक एक्टिविटी हो सकती है, वहां वहां वोल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है। तो आप पहले से ही उसका प्रिपेयर्डनेस करोगे। जैसे हमने आगे आपको पढ़ाना है कि बिहार में अलग अलग सेस्मिक जोन है। अब बिहार में जो सेस्मिक जोन 5 है और 4 है, भाई वो खतरनाक इलाके, तो वहां अगर आप घर बना रहे हो तो आपको खास तरह के प्रिकॉशंस लेने होते हैं। फिर यहाँ पे 3 या 2 सेस्मिक जोन है, वहां पे उस तरह के प्रिकॉशंस नहीं लेने होते। तो अगर आप जियोमॉर्फोलॉजी को समझते हो, आप अर्थ की संरचनाओं को समझते हो, आप इसकी हिस्ट्री को समझते हो, इसके फॉर्मेशन प्रोसेसेस को समझते हो, इसके स्ट्रक्चर को समझते हो, तो बेसिकली आप बड़े आसानी से डिसीजन ले सकते हो कि आपको किस तरीके से एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करना है। कंक्लूजन में, geomorphology is mother discipline from which all other aspects of geography originate. Without understanding the structure and evolution of landform, no other geographical aspect can be fully comprehended. तो आपको एटमॉस्फेयर पढ़ना है। कई बार होता है सर मेरा जियोमॉर्फोलॉजी अच्छा है, एटमॉस्फेयर नहीं समझ में आ रहा। भैया एटमॉस्फेयर इसलिए नहीं समझ में आ रहा कि जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ बेसिक कंसेप्ट में गड़बड़ी है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने जियोमॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से समझ लिया है और ज्योग्राफी का कोई एक्सपेक्ट आपको समझ में आ रहा है। ये आत्मा है ज्योग्राफी की भाई। इट इज द सोल ऑफ ज्योग्राफी, एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड जियोमॉर्फोलॉजी, यू कैन अंडरस्टैंड एवरी पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। सो इट इज सो मच इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी की चर्चा हमने सबसे पहले आपको की है। अब चूंकि यहाँ से हम लोग कोर ज्योग्राफी या जिसको अर्थ ज्योग्राफी या शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर किसी चीज के बाहरी स्वरूप को पहले पढ़ा जाए या आंतरिक स्वरूप को पढ़ा जाए। मतलब क्या कि एक ऐसा भी हो सकता है कि हम अर्थ के ऊपर की संरचनाओं को पहले पढ़ ले, जैसे लैंड फॉर्म्स का चैप्टर एक अभी आने वाला है। लैंड फॉर्म्स में हम अर्थ के ऊपर कहाँ पहाड़ है, कहाँ पठार है, वो पहाड़ कैसे बना, पठार कैसे बना, ग्लेशियर कैसे बने, रिवर कैसे बनी, रिवर किस तरह की वैली बनाती, ये सब पढ़ाएंगे। लेकिन भाई यहाँ पे ध्यान देना ये है कि ये जो ऊपर की संरचना है, आप ऊपर से वही होते हो जो आपके अंदर होता है, और अंदर की बातें आप छुपाते हो। आप ऊपर से दिखाना चाहते हो कि भैया हम कुछ और है, लेकिन अगर आपके अंदर को हम समझ लिए, आपके अंदर का मामला समझ में आ गया, तो हमको समझ में आ जाता है कि भाई घपला है, आप चूना लगा रहे हो, आप सही आदमी नहीं हो, आप सही व्यवस्था नहीं हो, इजंट है। तो अंदर की बात जानना जरूरी होती है, ताकि आप अंदर की बात से बाहरी स्वरूप कई बार धोखा दे देता है। कभी कहीं कहीं पे जहां आज रेगिस्तान दिख रहा है, अगर आप अंदर की मामला पता नहीं करोगे, इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ का नहीं पता है, आपको लगेगा यहाँ तो डेजर्ट है। आप कभी कंप्रीहेंड ही नहीं कर पाओगे कि जहां आज डेजर्ट है, पानी कतरे कतरे के लिए लोग तरस रहे हैं, वहां कभी बहुत बड़ा समुद्र हुआ करता था। कहने का मतलब क्या कि आपको किसी भी चीज के बाहरी संरचनाओं को समझने के लिए उसके अंदर जाना जरूरी है, और इसीलिए हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को समझ करके ही हम अंदर के प्रोसेस को समझेंगे, जिससे बाहर के प्रोसेस आपको समझ में बेहतर तरीके से आएंगे। द अर्थ इंटीरियर इन्फ्लुएंस एवरीथिंग ऑन सरफेस, माउंटेन, वोल्केनो, अर्थक्वेक, प्लेट मूवमेंट एंड इवन क्लाइमेट। अर्थ का इंटीरियर हर चीजों को प्रभावित करता है। अंडरस्टैंडिंग द अर्थ लेयर हेल्प अस कॉम्प्रिहेंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन। कॉन्टिनेंट कैसे बना, ओशन बेसिन कैसे बना, नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, सुनामी, नेचुरल रिसोर्स। अब जैसे कभी कभी आप सोचते हो कि किसी एक जगह मिल गया सोना, अभी बिहार में जमुई डिस्ट्रिक्ट में सोनो, और सोनो में एक गांव है करमटिया, वहां पे मिल गया बहुत बड़ा सोने का जकीरा। अब भैया ये सोना जो मिट्टी में है, आपको कैसे पता है, मतलब कैसे गैस किया क्या? हम सोना खोजते रहते हैं, कहीं पे लोहा मिलता है, कहीं पे कॉपर मिलता है, कहीं पे अलग अलग तरह के खनिज मिलते हैं, मिनरल्स और मेटल्स मिलते हैं, कैसे पता चलता है? इन सब की स्टडीज का एक पैटर्न होता है, स्टडी होती है। और अगर आप ढंग से इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ लिया, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लिया, तो उस इंटरनल स्ट्रक्चर की पढ़ाई की मदद से आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और फॉसिल फ्यूल्स का पता लगा सकते हैं। तो इसीलिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंपॉर्टेंट है।
इनफैक्ट इंटर जैसा मैंने बताया, इंटरनल स्ट्रक्चर से ही, इनफैक्ट यही अंदर अंदरूनी स्ट्रक्चर से ही हम आगे पढ़ेंगे कि पानी भी यहीं से आता है। अर्थ में जितना भी पानी आप देख रहे हो समुंदर में, 70% पृथ्वी हमारी पानी से भरी हुई है। लगभग ये 70% का पानी अंदर ही से आया। आपके अंदर से ही सारी भावनाएं आती हैं। आपके अंदर से ही आपका जो है अच्छे थॉट्स आते हैं। आपके अंदर से ही आपने डिटरमाइन किया था कि मुझे बीपीएससी या यूपीएससी एग्जाम निकालना है, और आपके अंदर से ही आप सोचते हो कि आज सो जाते हैं, आज पढ़ाई नहीं करेंगे। मतलब अंदर में ही बुरा और अच्छा सब कुछ है। अंदर में ही गर्मी है। अंदर में ही प्रोसेसेस है हमारी पृथ्वी के। और पृथ्वी के सारे मूवमेंट, आप कैसे बिहेव करते हो, आप क्या डिसीजन लेते हो, ये जिस तरीके से आपके अंदरूनी संरचनाओं पे डिपेंड करता है। पृथ्वी के भी सारे मूवमेंट, सारे प्रोसेसेस अंदरूनी संरचनाओं पे डिपेंड करते हैं। सो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्यों इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इतना इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी चीज को पढ़ा जाए तो उसके डिफरेंट सोर्सेस होते हैं। मतलब पढ़ने के आपके आपके पास भी सोर्स होते हैं ना, आपको भी कुछ जानकारी मिल जाती है कि भैया ये हो रहा है। जैसे मेरे भी कई सारे सोर्सेज हैं जो सारी चीजों पे नजर रखे हुए हैं। तो अब ये सोर्स, एक होते हैं डायरेक्ट सोर्स और एक होते हैं इनडायरेक्ट, हर चीज में। आप जब भी कोई अब जैसे आप देखते हो छोटा बच्चा है और एक बहुत छोटा बच्चा है, कोई जानवर है, अगर हम देख लें, ये एक बेयर है, और इस बेयर के जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, सोचने समझने की शक्ति है, बहुत कम। अब अगर ये कहीं से कोई इसको आग दिखाता है, तो इसको कई बार, अब तो इसने अटेंशन ले, लेकिन अगर कोई बियर का छोटा सा बच्चा है कि कोई बियर का कब है और इसके पास आग दे दे, तो वो बच्चा जो है, बियर का छोटा बच्चा, उसको पता नहीं है आग क्या है, वो जाएगा, आपको टच करेगा, और जब जल जाएगा तो भागेगा। इनफैक्ट इंसान के बच्चे के साथ भी ऐसा ही होता है। आप छोटा बच्चा है, उसके सामने चाय रख दो, एक अच्छी खूबसूरत सी प्लेट में, कप में रख दिया आपने, कप एंड सॉसर में, और उस प्लेट को देख करके वो बच्चा फैसिनेट हो जाएगा, और उसको समझाओगे बेटा गर्म है, उसको नहीं टच करना है, क्या वो रुकेगा? नहीं, वो नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट नॉलेज पे डिपेंडेंट है। तो जब तक वो कप को देखेगा नहीं, उसको टच नहीं करेगा और हाथ नहीं जलाएगा, वो बेसिकली मानना ही नहीं वाला। तो छोटा बच्चा, या जब हम इनिशियल स्टेज में होते हैं, हम ह्यूमन भी जब जो बेसिकली अपने सिविलाइजेशनल ग्रोथ के इनिशियल स्टेज में थे, हम डायरेक्ट नॉलेज पे डिपेंड करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा बेसिकली कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ा, हमारा आईक्यू बढ़ा, हमारा परसेप्शन स्ट्रांग हुआ, हम धीरे धीरे इनडायरेक्ट नॉलेज पे डिपेंडेंट हो गए। और आज ज्यादातर नॉलेज और ज्यादातर जो रीजनिंग होती है, लॉजिकल नॉलेज, डायरेक्ट नॉलेज क्या होता है, उसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना। कोई चीज गर्म है, टच किया, गर्म महसूस होगा, जो महसूस हो रहा है वो डायरेक्ट है। कोई चीज ठंडा है, बर्फ है, ठंडा है, टच किए, बर्फ ठंडा महसूस। अब हमको और आपको बर्फ को छू करके पता नहीं लगाना पड़ता है ठंडा, हमको पहले से ही पता है, इनडायरेक्टली नॉलेज हमें पता है कि बर्फ ठंडा होता है और आग गर्म होती है। पानी को उबलते हुए देख रहे हो, और आप देख रहे हो, तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं है वो पानी कैसे उबल रहा है, आपको पता है कि पानी उबल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गर्मी है। सो हम लोग डायरेक्ट नॉलेज और इनडायरेक्ट नॉलेज की मदद से ही इकट्ठा करते हैं किसी भी नॉलेज को, ज्ञान को। इनफैक्ट जो लोग फिलोसफी पढ़ते हैं, उन्होंने पढ़ा होगा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव नॉलेज। तो जितनी भी नॉलेज है हमारी दुनिया में, जितने भी ज्ञान है, जो हम कहते हैं ज्ञान का एक बहुत बड़ा समुंदर है, सही में बहुत ही बड़ा समुंदर है। लेकिन उस समुंदर को दो फनल से छान सकते हो, एक है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। जो भी ज्ञान है वो तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, और सबसे ज्यादा क्या है? इनडायरेक्ट बहुत है, डायरेक्ट ज्ञान बहुत। अब जैसे वोल्केनो मैं पढ़ाऊंगा, तो वोल्केनो हम डायरेक्ट पढ़ाएंगे, इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे, इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे। वोल्केनो को अगर हम यहाँ पे आपको कोई वोल्केनिक माउंटेन लेकर के नहीं जाएंगे। अगर ऐसा होता कि आपको वोल्केनो पढ़ाते वक्त हम जाकर के इंडोनेशिया जाते हैं, और इंडोनेशिया में जो इंडोनेशियन वोल्केनिक कोन्स है वहां आपको पढ़ाते, तो आप डायरेक्टली देखते वोल्केनो इरप्ट होते हुए, लावा इरप्ट होते हुए, और तब आप उसको स्टडी करते। अब मैं पढ़ाता उसमें लावा कितने प्रकार के हैं, अगर उसमें बेसिक लावा, एसिडिक लावा, आप टेस्ट करते, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट नॉलेज होता है। लेकिन ऐसा है नहीं, हम लोग किताबों में पढ़ेंगे, और किताबों की साइंटिटी रीजनिंग और लॉजिक और मैथमेटिक्स से, इसलिए किताब की बात को हम सच मानेंगे। ऐसे नहीं कि हम अंधभक्ति कर रहे हैं, हम सच क्यों मानेंगे? क्योंकि ये रीजनेबल है, लॉजिकल है और मैथमेटिकल। साइंस तो इसी तीन टूल पे डिपेंड करता है, और ज्योग्राफी एक साइंस है, क्योंकि ज्योग्राफी रीजनल है, लॉजिकल है और मैथमेटिकल है। सो हम लोग सोर्स की चर्चा अभी आज के क्लास में थोड़ा करेंगे, और नेक्स्ट क्लास, जैसा मैंने बताया, बहुत लंबा लेंथ हम लोग क्लास का रखने वाले नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस सोर्स को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक सोर्स की चर्चा करते हैं डायरेक्ट में, जैसे माइंड रॉक्स। आप जमीन के अंदर गए, अब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता करना है,
आपको किसी के घर के अंदर कैसी व्यवस्था है पता करनी है, तो घर के अंदर जाना होगा। घर में देखोगे भाई कहाँ किचन है, किचन में कहाँ पे जो है वेंट है, कहाँ पे बेसिकली एग्जॉस्ट लगा है। आप उसके वॉशरूम भी जाओगे, आप उसके घर देखोगे, देखोगे भाई कहाँ पूजा स्थली है, कहाँ पूजा के लिए वो एक सेक्शन बना रखा है। आप अलग अलग तरीके से घर को एक्सप्लोर करोगे, और जब आप उस घर के अंदर जाओगे तो आपको एक माहौल, उन सारी चीजों के कारण घर के अंदर का एक माहौल दिखता है। हमारे अर्थ में भी ऐसा ही है। जब आप अर्थ के अंदर जाते हो, आप अर्थ के अंदर डिफरेंट लेयर देखते हो, लेयर्ड स्ट्रक्चर देखते हो। और जब आप ऐसा करते हो तो डायरेक्टली माइनिंग प्रोसेस है, जो माइनर्स होते हैं हमारे पृथ्वी के अंदर, अंदर से खनिज निकाला जाता है। तो बहुत समय पहले से लोग खनिज निकाले, हजारों साल पहले से लोग खनिज निकाल रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इनफैक्ट अभी जब मैं माइंस की बात करूंगा, मैं बताऊंगा कि कुछ तो ऐसे इलाके हैं, जैसे खेतरी माइंस का आपने नाम सुना होगा, जहाँ के माइनिंग बहुत पुराने समय से हो रही है। और इनफैक्ट कुछ ऐसे इंडस माइंस है जो आज भी माइन, जैसे कॉपर की माइनिंग वहां से हो रही है। मैं आगे की क्लास में इसकी चर्चा करूंगा। वोल्केनिक इरप्शन, लावा निकलता है जमीन के अंदर से, लावा निकलता है। तो भैया हमको इसमें क्या है, दूसरा दो तरीका है, एक तो या तो जमीन के अंदर जाओ, या जमीन के अंदर की चीज ही बाहर आ जाए, दोनों तो डायरेक्ट है। अब लावा जमीन के अंदर से आ रहा है, यहाँ ये बात और है कि ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि कितने अंदर से आ रहा है, क्योंकि हमारा अर्थ, अभी हम पढ़ेंगे, हमारे अर्थ की जो गहराई है वो है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर है। कुछ किताबों में 72 73 भी दिया हुआ है, ये डिपेंड करता है आप कैसे कौन सा स्केल यूज कर रहे हो, लेकिन एक एवरेज हम मान सकते हो इट इज 6371 किलोमीटर। और जो 6371 किलोमीटर है, उसमें से कितने डेप्थ से, 600 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 3000, कितने डेप्थ से लावा निकल रहा, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ये बता पाना आज भी बड़ा मुश्किल है। तो वैसे तो हम बताएंगे कि हमें पता चला है कि एक ऐसा इलाका है जहां से ज्यादातर वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, एस्थेनोस्फेयर। ये इसकी सीक्रेट भी, कई ऐसे सीक्रेट हैं, गुत्थी है, जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको समझ में आएगा। लेकिन फिर इनडायरेक्ट सोर्स की भी बात करते हैं, बिकॉज ज्यादातर जो हमें अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पता है वो इनडायरेक्ट सोर्स से पता है। इनडायरेक्ट सोर्स में क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर। जब हम अर्थ के अंदर गए, अर्थ के अंदर माइनर्स जाते हैं, आज भी माइंस जाते हैं, कई ऐसे डीप माइंस है, रॉबिन्सन डीप माइंस है, या फिर चाइना के कई ऐसे डीप माइन है। तो आप जैसे जैसे नीचे जाओगे, आप देखोगे क्या कि हर बेसिकली 32 मीटर 33 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। मतलब जमीन के नीचे जाते जा रहे हो, और जैसे जैसे नीचे माइनिंग करते जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ वहां पे एक और चीज देखोगे, जमीन के नीचे गए, यहां से एक पत्थर उठाया, यहाँ से एक पत्थर उठाया, और उसी पत्थर को यहाँ से उठाया, जैसे जैसे नीचे जा रहे हो ना, पत्थर ज्यादा डेंस होता जा रहा है, डेंसिटी बढ़ते जा रही है। और सिंपल, डेंसिटी क्यों बढ़ी, प्रेशर बढ़ा। जमीन के आप यहाँ थे, अब यहाँ से आप और नीचे चले गए यहाँ पे, तो भैया देखो, पहले तो इसके ऊपर तो इतना ही प्रेशर लग रहा था लेयर का, लेकिन अब तो ये पूरा प्रेशर है। जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा, डेंसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। तो तीन चीज है, जमीन के अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है। ये बहुत, ये त्रिमूर्ति को याद रखना, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर। अभी बहुत सारा खेल इसी से होने वाला है, ठीक है। तो since we cannot directly observe the deep interior of earth, we rely on डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट स्टडी। तो डायरेक्ट स्टडी अभी हम बात करेंगे कि इससे बहुत सीमित है, बिकॉज माइनर कितने गए हैं, 3 से 4 किलोमीटर तक हमने अंदर गए हुए। अगर डीपेस्ट ऑयल वेल ड्रिल, जो कि तेल निकाला जाता है, और मशीन से अंदर जमीन में होल किया जाता है, जिससे तेल, फॉसिल फ्यूल निकाला, पेट्रोलियम निकाला जाता है, कितना गया है, मैक्सिमम 7 से 8 किलोमीटर गया है। थोड़ा और अंदर हमने कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए, जिसकी अभी मैं चर्चा करूंगा। वो भी, ये सब मिला करके लगभग 12 किलोमीटर हम जमीन के नीचे गए। अभी तुरंत मैंने बताया, हमारी पृथ्वी की गहराई 6371, 6371 किलोमीटर है, और इसमें हम डायरेक्ट सोर्सेस की मदद से केवल 12 किलोमीटर गए। अब बताओ, केवल 12 किलोमीटर से आपको पृथ्वी के बारे में पता चल जाएगा क्या, नहीं। इसीलिए इनडायरेक्ट सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हम बहुत तरह के सोर्सेस पढ़ेंगे। और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब एक मेटरर है, मेटर उल्का पिंड है, जो पृथ्वी का है भी नहीं, पृथ्वी के बाहर से कहीं आ रहा, लेकिन उससे आपको पृथ्वी के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाता। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, मैंने इनिशियल लेक्चर्स में बताया था कि यही मेटरर है, यही उल्का पिंड से तो हमारी पृथ्वी बनी है। वैसे ही ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक फील्ड और सेस्मिक एक्टिविटी, ये सारे पॉइंट्स अभी नोट करेंगे, एक एक करके हम लोग इन सबको डिटेल में देखेंगे। पहले डायरेक्ट सोर्स की बात करते हैं, माइनिंग एक्टिविटी। माइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ क्रस्ट कॉम्पोजिशन अप टू अ लिमिटेड डेप्थ। द डीपेस्ट गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका,
जो है, जिसको मोपनेंग माइन कहते हैं, वो लगभग 4 किलोमीटर है। तो अगेन चार, कुछ लोग चाइना में कहते हैं, कुछ लोग साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में बेसिकली रॉबिन्सन डीप माइंस है, यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक है। और चाइना में वी हैव माइंस जिसको मोपनेंग माइंस कहते हैं, जो कि 4 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ साउथ अफ्रीका की रॉबिन्सन डीप एंड चाइना की मोपनेंग माइंस है। नेक्स्ट, डीप ड्रिल प्रोजेक्ट्स की बात करें, दीज प्रोवाइड कोर सैंपल्स फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड, ऑफरिंग इनसाइट इनटू रॉक कंपोजिशन। अब जैसे डीप ड्रिल प्रोजेक्ट है, एक है इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, एक है डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। मैं अभी डिटेल में इन सब की बात करूंगा, अभी सिर्फ हम एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जिसमें कोला कोला एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है आर्टिक रीजन में, रशिया में। वहां पे सुपर डीप बोर होल ड्रिल किया गया था, जिसमें 12 किलोमीटर लोग पहुंचे। और जैसा मैंने बताया, मशीन था, मशीन को ड्रिल किया गया। यहाँ तेल नहीं निकालना था, यहाँ मशीन को इसलिए ड्रिल किया गया ताकि हम जमीन के अंदर मैक्सिमम पहुंच पाए। और हमने देखा कि 12 किलोमीटर के बाद हम कुछ भी कर ले, अंदर नहीं पहुंच पाते, बिकॉज टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद इंटीग्रेटेड ओशन डीप प्रोजेक्ट भी किया गया, जिसने ओशियनिक क्रस्ट और डीप ड्रिलिंग के थ्रू स्टडी किया। तो इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिल प्रोजेक्ट जो था वो थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट था, कुछ और कंट्रीज, इंटीग्रेटेड का नाम ही है, इंटीग्रेशन हो गया, कुछ और देश शामिल हो गए, और फिर इसको भी स्टडी किया गया। इसके बारे में भी हम लोग कुछ पॉइंट्स अभी देखेंगे आगे चल के लेक्चर्स में। फिर वोल्केनिक इरप्शन, जैसा मैंने बताया, ये मैग्मा जो हमारे अर्थ के अंदर से आते हैं, सरफेस तक आते हैं, ये बताते हैं कि भाई अर्थ के अंदर का मामला कैसा है, अर्थ के अंदर कितना गर्म है। अब मैग्मा जब निकलता, वोल्केनिक इरप्शन निकलता, उससे लावा, लावा से आयरन निकलता है, अलग अलग खनिज तत्व निकलते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे अर्थ के अंदर में किस किस तरह के खनिज तत्व हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैंटल का मोल्टन पोर्शन और कुछ मैंने हल्का सा झलक केवल दिखाया है, अभी इस डायग्राम पे बहुत फोकस नहीं करना है। देर आर मेनी डिटेल्स डायग्राम विच इज गोइंग टू कम, एक एक करके हम कंसेप्ट सिर्फ समझेंगे। तो ये सारे हमारे हो गए डायरेक्ट सोर्स। अब इसके बाद हम आते हैं इनडायरेक्ट सोर्स पे, और अभी केवल इनडायरेक्ट सोर्स के नंबरिंग्स को समझेंगे। जैसा मैंने बताया, दी अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज 30 मिनट, तो 30 मिनट में हम इसको रैप करके नेक्स्ट क्लास में इन सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स के डिटेल देखेंगे। तो इनडायरेक्ट सोर्स more important than direct source, since direct exploration is limited, indirect source provide crucial data. आर्टिफिशियल सोर्स इसमें क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, द डीपर वी गो द हॉटर इट्स गेट। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड 33 मीटर में, अभी तुरंत बोला, ये तो हमको पता चला कैसे, माइनिंग से पता चला। प्रेशर एंड डेंसिटी चेंज, प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ कंप्रेसिंग मटेरियल्स। तो प्रेशर और डेंसिटी ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब क्या है, एविडेंस फ्रॉम थेरीज। अगेन आपको साथ ही साथ, आप किसी भी चीज को डायरेक्टली कब तक परसीव कर सकते हो, आपको ऑब्वियसली अगर आपको पता है कि कहीं से धुआं आ रहा है, तो ये बात तो आप जरूर जान सकते हो कि वहां जरूर आग लगी है। कहीं पे भी धुआं है तो आग तो होगी ही, इतना तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसी तरह से थ्योरी काम करता है। आप लोगों ने एक प्रभाव सुना होगा, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हमारा इमेजिनेशन, ह्यूमन इमेजिनेशन काफी स्ट्रांग है, और हम प्रोसेस को देख करके, ऊपरी प्रोसेस को देख करके अंदर के प्रोसेस को इमेजिन करते हैं। और वो इमेजिनेशन ऐसे ही नहीं होता, वो इमेजिनेशन रीजनिंग और लॉजिक पे बेस होता है। और फिर जब मैथमेटिक्स के साथ उसको जोड़ते हैं, तब वो इमेजिनेशन एक साइंटिफिक फैक्ट बन जाता है, और इसी को हम लोग थ्योरी कहते हैं। सो सेस्मियोलॉजी, हम लोग अभी देखेंगे कि अर्थ के अंदर भूकंप आते हैं, भूकंप की तरंगे ट्रैवल करती हैं, और ये भूकंप की तरंगे कैसे ट्रैवल कर रही हैं, ये हमारे अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताती है। इसमें पी वेव और एस वेव के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव आता है। एस वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड, प्रूविंग दैट आउटर कोर इज मोल्टन। अब जैसे यहां से देखो अर्थक्वेक आया, मैं अभी डिटेल में आऊंगा, मैंने केवल जैसा बताया इंट्रोडक्टरी सेशन में हम डिटेल की बात नहीं करेंगे, बट कुछ पॉइंट्स हम आपको जरूर बता देंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या आने वाला है। तो ये अर्थक्वेक वेव है, और इसमें क्या देख रहे हैं, सेकेंडरी वेव जो है, ये ग्रीन कलर अगर आप देख पा रहे हो, तो ग्रीन कलर के वेव यहाँ पे गायब हो गए। क्यों? क्योंकि कोर है। और अभी हम बात करें किसी कारणवश एस वेव जो है ट्रैवल नहीं कर सकते हैं लिक्विड में। थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ अर्थ भी हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अर्थ फॉर्मेशन हेल्प अस टू एक्सप्लेन दी इंटरनल कॉम्पोजिशन। अगर आपको पता है, जैसे मैंने मेटेरियल की बात की, उल्का पिंड से ही तो हमारी पृथ्वी बनी है। जब सन के अंदर ब्लास्ट हुआ, कई सारे जो है सन के कोर के मटेरियल फैल गए, वो आपस में संगठित होके क्लस्टर बना कर करके उल्का पिंड बनाते, और ये उल्का पिंड आपस में टकरा करके अर्थ बनाते। तो जिससे अर्थ बना, उसी से उल्का पिंड बना। तो उल्का पिंड या एस्ट्रॉइड्स को स्टडी कर करके हम पढ़ सकते हैं अर्थ के कॉम्पोजिशन को।
वोल्केनिज्म और मैग्मेटिक स्टडी। मैग्मा केमिस्ट्री बताती है अब जितना मैग्मा अलग अलग अर्थ से निकल रहा है, अलग अलग अर्थ के डेप्थ से निकल रहा है, उसको स्टडी करके साइंस के थ्रू आज हम पता कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर में क्या चल रहा है। मेटेराइट कॉम्पोजिशन भी अर्थ के इंटीरियर को और उनको इन्फर करने में हमें मदद करता है। इनफैक्ट वाई आर इनडायरेक्ट सोर्स मोर इंपॉर्टेंट, ये भी समझना है। इससे पहले कि हम इनडायरेक्ट सोर्स के और डिटेल में जाए, हम ये समझेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सोर्स आर लिमिटेड टू द डेप्थ 12 kilometer, whereas the radius of Earth is 6,371 kilometer. Indirect method allows to infer properties of deeper layer using scientific logic and observation. जैसा मैंने अभी तुरंत बताया, science rely on indirect reasoning, similar to how physicists study subatomic particle without directly seeing them. हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो देखा नहीं, लेकिन हम उसके सब एटॉमिक पार्टिकल क्वार्क्स को भी देख लेते हैं। हम देखते हैं कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब समरी और की टेक अवे देखते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी इज फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी एज इट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर बॉडीज, सॉइल एंड ह्यूमन एक्टिविटी। अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इज क्रूशियल फॉर प्रेडिक्टिंग नेचुरल डिजास्टर, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड जियोलॉजिकल चेंज। Both a direct and indirect source provide information, but indirect sources are more significant due to ability to analyze deeper layer using logic and scientific method. And this basically structured approach, ये जो मैंने क्यों किया, क्योंकि एक ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये आसान करता है ताकि आप टॉपिक के इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस को समझ पाए। जब भी हम किसी टॉपिक की शुरुआत करेंगे, एक इंट्रोडक्टरी सेशन लेंगे जैसे अभी लिया है, और इंट्रोडक्टरी सेशन में हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, अब आपको पता है कि हम क्या पढ़ने वाले। नेक्स्ट लेक्चर से हम जियोमॉर्फोलॉजी में इंटरनल स्ट्रक्चर के डिफरेंट सोर्स को एनालाइज करते हुए अर्थ के पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी फॉर टुडेज सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, मुझे जरूर मैसेज करें, बेसिकली आप कमेंट कर सकते हैं। और अब उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो कि है इंटरनल स्ट्रक्चर के डिफरेंट सोर्सेस को, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सोर्सेस को हम लोग डिटेल में देखेंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी फॉर टुडेज सेशन स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीवन।